इस एथिक्स की जो बातें हम लोग आजकल अपने कोर्सेज में करने वाले हैं और जो करंट अफेयर्स जो एथिक्स से रिलेटेड है उसका अलग से एक कैप्सूल रखने वाले हैं। इसके अलावा जो केस स्टडीज़ की सीरीज़ में मैंने 2-3 केस स्टडी पहले आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था और वायदे के मुताबिक एक शॉर्ट भी मैंने बताया था, अभी शायद 1-2 दिन पहले अपलोड हुआ होगा। नक्सलिज्म पे रिलेटेड एक 2024 में केस स्टडी आई थी और मुझे अभी याद आया जब जून के महीने में 7 तारीख को या 6 तारीख को गढ़चिरौली एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि महाराष्ट्र के अंदर में आता है, वहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा बेसिकली रकम रखी गई थी जिन नक्सलवादियों के ऊपर। उसको फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर के सामने सरेंडर कराया गया है। तो नक्सलिज्म से रिलेटेड 2024 में एक केस स्टडी आई और अभी करंट अफेयर्स में नक्सलिज्म को लेके काफ़ी कुछ चल रहा है। एंड ऑल्सो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि 21 मार्च 2026 यानी कि अगले साल, अब से यदि हम बात करें तो 7 या 8 महीने के अंदर इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। So in that sense, the spirit of the current affairs is saying that नक्सलिज्म या फिर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड केस स्टडी जब पिछले साल में आई थी तो हो सकता है कि वो केस स्टडी रिपीट ना करके आपसे जनरल क्वेश्चन एथिक्स के बारे में पूछ लें कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ LWE, ये किस तरीके से आइडियोलॉजिकली कनेक्ट होती है। राइट, दे में आस्क क्वेश्चन ऑन कार्ल मार्क्स के किसी भी एक सेंटेंस को देके, कोट को देके, कोटेशन को देके वो पूछ सकते हैं, उसके बारे में बताना है। लेनिन के बारे में बात हो सकती है बिकॉज मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट एंड माओ, राइट, तो चाइना से, बेसिकली रशिया से, देन USSR से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें नक्सलवाद की एक ऐसी बैकग्राउंड अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए जो एथिक्स के लिए अप्रोप्रिएट हो, नॉट फॉर GS पेपर 1 और GS पेपर 3, राइट। तो फिल्ट्रेशन तो हम लोग कर ही लेंगे, बट ऑल इन ऑल 250 वर्ड्स यदि हमें लिखने हैं एग्ज़ाम में, वो भी एथिक्स GS पेपर 4 से रिलेटेड, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपने लगभग 2000 वर्ड्स पढ़े हों, तब आप स्पीड में आके उसे अराउंड 1/9 और 1/10 की जो लेंथ है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। मतलब गागर में सागर भरना है, बहुत कुछ पढ़ा है, साल 2 साल 3-4 साल 5 साल, और ये जो 21 से लेके 25 घंटे होते हैं मेंस वाले, उन सब में सारा कुछ देना होता है। सो आई विल स्टार्ट बाय नरेटिंग द केस स्टडी हेयर। मुझे केस स्टडी बेसिकली पढ़ने के बाद में वो याद हो गई थी, तो मैं आपके सामने ऐसे ही बोल देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने केस स्टडी आ जाती है। वो केस स्टडी क्या है, जो लाइन बाय लाइन यदि मैं इसको देखूँ या एक एसेंस के रूप में आपको बताऊँ, तो इस कंट्री से सेंटर और स्टेट के कई सारे मेजर्स लेने की वजह से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है। लेकिन कुछ नूक एंड कॉर्नर्स जो इंडिया के हैं, सर्टेन पॉकेट्स, विलेज पॉकेट्स, वहाँ पर नक्सलवाद अभी भी अवेलेबल है। और काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ चलाई हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका थोड़ा सा जो डेवलपमेंट को पसंद करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत पसंद किया है। तो रोहित एक नाम है जो कि वहाँ पे IPS है। रोहित इज़ एन IPS एंड वो बेसिकली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ऑपरेशन, SPOPS लिख दिया है मैंने, राइट। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ऑपरेशन डेजिग्नेटेड है और पिछले 1 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसने लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क, क्योंकि डेवलपमेंटल काम हुआ है, डेवलपमेंट को लोग पसंद करते हैं, तो उस इंटेलिजेंस नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं ये बताने के लिए कि जो नक्सलवादी हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनका मूवमेंट रियल टाइम बेस पे वो लोग इन्फॉर्म करते हैं रोहित को। तो अब इस केस स्टडी में एक मूवमेंट बताया गया है रोहित को, और रोहित तुरंत
उस टारगेट विलेज में पहुंच जाता है और उन नक्सलवादियों को जो इकट्ठे हुए हैं चारों तरफ से घेर लेता है। उनके पास मॉडर्न वेपनरी भी है। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है जब रोहित ने कई सारे नक्सलवादियों को पकड़ लिया और उसमें से 2 नक्सलवादी ऐसे हैं जिनके सर पे 10-10 लाख रुपए का इनाम है, क्योंकि वो मोस्ट वांटेड टाइप ऑफ पीपल है। लेकिन ये टारगेट विलेज की तरफ चारों तरफ से लगभग 500 ट्राइबल वुमेन जो हैं वो घेर रही हैं रोहित को कि इन लोगों को छोड़ दो, बहुत गुस्से में हैं और नहीं तो हम पता नहीं क्या करेंगे। नाउ रोहित को अपने सीनियर को कांटेक्ट करना पड़ा, जो कि इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ऑपरेशन है। मोटोरोला जो होता है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। इट मीन्स रोहित इज़ दी होल सोल पर्सन जो डिसाइड करना है। नाउ यदि वो फायरिंग करता है तो कई सारी सिविलियन कैजुअलिटी हो सकती है, जो कि इस केस स्टडी में बताया गया है। नाउ ये पूरी की पूरी कहानी आप लोगों ने सुन ली, आपके दिमाग में तो आ रहा होगा एक मूवी में बताया गया था जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि उसने जीप पे बांधा था उस टेररिस्ट को और निकल लिया था, क्योंकि टेररिस्ट को बचाने के लिए स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी थी। लेकिन वो थोड़ा सा ह्यूमन राइट के खिलाफ हो गया था, काफ़ी सारा हंगामा मचा था। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा गया है इस केस स्टडी में 4 है। तो इस केस स्टडी में जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि रोहित के पास ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस मतलब वो उन लोगों को वहाँ से पे हवाले कर दे और निकल जाए, या फिर फायरिंग करे, या फिर कुछ बैक सपोर्ट जो उसने मांगी है वो आने तक का इंतज़ार करे, या फिर जो लेडी ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा कन्विंसिंग इमोशनल टोन में बोलें और कन्विंस करें जो लीडर है ट्राइबल के उनको कि भाई आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को कि ठीक है, मतलब टू बाय बैक द टाइम, जिससे कि हमारी जो सपोर्ट है पीछे से वो आ जाए और हम कैसे भी करके उन लोगों को जिनको हमने कैप्चर किया है, स्पेशली वो 2 मोस्ट वांटेड लोग, उनको हम ना छोड़ें। एक तो ये बात हो गया क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो इथिकल डिलेमा रोहित के मन में क्या है कि यदि वो गोली चलाएगा तो कई सारे लोग मर जाएंगे, या फिर वो इन दोनों को छोड़ देता है तो कई सारे जवानों को वो मारेंगे, क्योंकि कई सारे अटैक पहले भी हो चुका है, जैसा सुकमा का अटैक है, दंतेवाड़ा का अटैक है, सीआरपीएफ के 79 लोग बताए मारे जा चुके थे 2010 में। इसका मैं आपको बताऊंगा सारा का सारा क्या क्या इन्होंने नाक में दम किया हुआ था पहले। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि कौन सा ऑप्शन, जो भी 3-4 ऑप्शन आपने यहाँ लिखे हैं, आप चुनेंगे, या तो सरेंडर करेंगे या फिर फेस करेंगे सिचुएशन को, वो आपको बताना है। जस्टिफिकेशन में कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, आपके जस्टिफिकेशन के हिसाब से वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन जो यहाँ पे स्पेशल दिया है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेजर आप क्या लेंगे जो कि वुमेन है, जेंडर स्पेसिफिक, जो वुमेन ट्राइबल वुमेन है उनके लिए आप एक्स्ट्रा मेजर क्या लेंगे कि कल के लिए ये न्यूज़ में खबर आती है कि भाई पुलिस ने निहत्ती महिलाओं पर वार किया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ न्यूज़ बन जाती है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है कि सर क्या लिखना है, बट आई टेल यू कि यदि हमें एथिक्स के अंदर में 60% मार्क्स, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है आज की डेट में, एवरेज या अबव एवरेज के रूप में ही माने जाते हैं, यदि 120 मार्क्स आपको आउट ऑफ 250 एक्सपेक्ट करना है तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत बेसिकली क्या कि दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई पहले से कंटेंट बना के रख लें। आप कोई सा भी वीडियो देख लो निकाल के, यहाँ पे मैं जिस केस स्टडी को डिस्कस कर रहा हूँ, यदि इतना आपको कंटेंट मिले, बिकॉज आई एम एक्सक्लूसिवली अ फैकल्टी फॉर दिस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड पॉलिटी, तो मैं पढ़ाता ही हूँ, तो मुझे पता है कि नंबरों को लाना और आप लोगों से कंटेंट निकलवाना एग्ज़ाम हॉल में जब आप बहुत स्ट्रेस में हो तो कैसे आपको उस पॉइंट तक पहुंचाना है। दिस आई हैव बीन गिफ्टेड बाय गॉड दैट वे टू बी अ टीचर एंड टू सर्व यू टू ऑब्टेन 60% मार्क्स एट लीस्ट, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले आई विल लाइक टू टेल यू द मेन स्टोरी बिहाइंड द नक्सल। सी, जब हम लोग जीएस पेपर 4 की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडियोलॉजी में बेसिकली ज़्यादा विश्वास रखना पड़ेगा। देखो, ये नक्सल
सभी लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में राइट मार्च 25 मार्च 1967 को शुरू हुआ, जिसमें कानू सान्याल राइट एंड संथाल जैसे लोग इसमें शामिल थे। अब कानू सान्याल की तो डेथ बेसिकली एक ऑपरेशन में 1970 में हो गई थी, लेकिन ये जिस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस करता था वो बेसिकली मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थी, क्योंकि यूएसएसआर में उस वक्त कुछ ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में डेवलपमेंट हो रहे थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस पहले गए थे, इस तरीके से ही कनेक्शन कुछ एक बैठते हैं। तो कार्ल मार्क्स का बेसिकली जो मैंने आपको बेंथम और जेएस मिल से कनेक्ट होते हुए बताया था, तो कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे कि ये लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं लैंडलेस लेबरर्स को, ये कभी डेवलप आगे नहीं होने पड़ेंगे, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, रिवॉल्यूशन। और उस रिवॉल्यूशन के अंदर में हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस लेना पड़ेगा। तो इन्होंने एक चीज़ निकाली थी जिसका नाम था लाल सलाम, कि हमें जो हाथ में खून का जो लाल रंग है वो वाली लाल सलामी लेनी है। लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो नॉर्मल प्रॉब्लम्स से शुरू होता है। कैसे? पीजेंट अपराइजिंग, राइट, देन जो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ माइनिंग, राइट, वहाँ पे माइंस वाला एरिया इतना ज़्यादा है कि लोगों को हटा के माइन ब्लास्ट किया जाता है, पहाड़ों को के बीच में ब्लास्ट किया जाता है, वहाँ पे रहने लायक जगह ही नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है, इसलिए कंपल्सिवली वहाँ पे फ़िश लोग खाते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ एरिया में जाओगे, झारखंड एरिया में जाओगे तो आपको यही सब कुछ मिलेगा। देन इसके अलावा लैंडलेस लेबरर है, क्या करेगा? एजुकेशन है नहीं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो इस चीज़ के लिए ये वाली प्रॉब्लम क्या बन जाती है? डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, आई विल कम बैक टू इट, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई थी, यहाँ पे थी गन एंड गुलाब पॉलिसी। द गन्स एंड गुलाब पॉलिसी, ये कुछ इस तरीके से लगता है जैसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हो। स्टिक यहाँ पे गन है और कैरेट यहाँ पे गुलाब है। गुलाब का मतलब क्या है कि जो लोग सरेंडर करेंगे, डेवलपमेंटल मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनको हम गुलाब दे के स्वागत करेंगे, राइट। आज जब 2024-25 हो रखा है, तो 2024 का डाटा मेरे पास है, जिसमें हमने 881 लोगों को सरेंडर कराया हुआ है। जैसे कि PIB की जो साइट है वहाँ से मैंने ये डाटा निकाला है, और उसमें से 1081 जो हैं वो अरेस्टेड हैं अलग से, और लगभग यू में से 867 को हमने न्यूट्रलाइज किया है, मतलब मार दिए हैं, अरेस्ट किए हैं वगैरह, न्यूट्रलाइज किया है, क्लैश हुआ है, राइट, काफ़ी गन फाइटिंग हुई है, तो न्यूट्रलाइज वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एम्ब्यूस जो मैं करने के लिए आते हैं ना कभी कभी, उनको भी हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, उनके टारगेट को। तो ये वाला डाटा निकल के आता है। और आज की डेट में गढ़चिरौली के अंदर में सरेंडर हुआ, उससे पहले भी कई सारे सीरीज़ में सरेंडर होते जा रहे हैं, जो कि आज हम ये कह सकते हैं कि अराउंड 124 जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, वो 2024 में 12 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, और जिसमें बस्तर, गढ़चिरौली एंड दंतेवाड़ा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड है। बस्तर एक ऐसी जगह बन गई जो कि सबसे पहली ग्राम पंचायत थी कि नक्सलवाद से फ्री होके उन ऐसी ग्राम पंचायत वहाँ पे बना पाए। नाउ जब ये कानू सान्याल जैसे लोग बेसिकली आते हैं, तो इनको पॉलिटिकल बैकिंग भी मिलती है। आपको पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट, मार्क्सिस्ट,
ये इलेक्शन भी लड़ती है, जीतती भी है, वेस्ट बंगाल हो, राइट, या फिर केरला हो। लेकिन आज 2004 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है CPIM, लेकिन दिस M स्टैंड फॉर माओइज्म, राइट, माओइस्ट, एंड दिस M स्टैंड फॉर मार्क्सिस्ट। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैं आपको ऐसे बताऊँ कि CPIM से निकलती है CPIML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। एंड जब कानू सान्याल 1970 में गवर्नमेंट ऑपरेशन में मारे जाते हैं तो दो ग्रुप निकलते हैं, एक है PWG, पीपुल्स वॉर ग्रुप, और दूसरा है माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर, राइट, MCC। ये PWG और MCC का एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें दक्षिण देश बनाना है। मैं आपको इतना कंटेंट इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सब कुछ यूज़ कर पाओ अपने आंसर्स में। एंड GS पेपर 3 का डाटा वगैरह वो सब मैंने फ़िल्टर करके वो एक्सप्रेशंस निकाले हैं जो इथिक्स के लिए काम आते हैं, राइट। सो दक्षिण देश यहाँ पे बनाना चाहते थे, लेकिन इनके ऊपर हैवी क्रैकडाउन हुआ। जब इमरजेंसी 1975 में लगी तो इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशंस चलाए, उसमें 40,000 जो नक्सल कैडर्स थे उनको जेल के अंदर में डाल दिया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2005 में लगभग 100 जो कैदी थे, नक्सलवादी जो थे, जेल के अंदर बंद थे, वो जेल तोड़ के भाग गए। और इन्हीं लोगों ने 2010 के अंदर में, राइट, जो अटैक किया उसमें 70 CRPF के जो जवान थे वो मारे गए, राइट। तो एंड उसके बाद में सुकमा के अंदर में अटैक हुआ, 20 लोग मारे गए। अभी जो फॉरेस्ट के अंदर में क्लैश हुआ उसमें भी कई सारे जवान घायल हुए। तो ऐसे जब आप देखते हो कि इसी की जो कंपैरिजन है आप करो पुलवामा से, राइट, आप करो बेसिकली आज के जो हमारा सिविलियंस पे टारगेट हुआ पहलगाम के अंदर में, तो कहीं ना कहीं कैजुअलिटीज़ या जवान जो है वो मारा जा रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो या फिर वो माओइज्म हो या फिर वो नक्सलिज्म हो। कुल मिला के दीज आर एंटी डेवलपमेंटल नैरेटिव्स। एंड हमारा जो बगल वाला कंट्री है वो खुद डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से क्रॉस ना होके वो अपने दोस्तों को या फिर नेपाल के ओपन बॉर्डर से या फिर बांग्लादेश से हमारे यहाँ पे फॉरेन सपोर्ट से नक्सलवादियों को बेसिकली उकसाते हैं, मोटिवेट करते हैं, वेपन्स देते हैं कि वो लोग तो हमारे बिना जाए ही वहाँ पे काम करते हैं, राइट। नाउ जब ये लोग काम कर रहे थे तो इन्होंने दक्षिण देश बनाना था किस बेस पे? इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करके, गुरिल्ला वॉरफेयर यू नो कि छुप के वार करना है। कई सारी स्ट्रेटजी जो पता न लग पाए जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को, उस तरीके से दे वर वर्किंग एंड दे वर यू नो सक्सेसफुल ऑल्सो। अब चोर में चोर आगे रहता है, सिपाही पीछे रहता है। जब वो नुकसान कर देते हैं तो पोस्टमार्टम के रूप में हम आगे की साइड में बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन हेयर। नाउ व्हेन वी से कि PWG और MCC ने मिलके बेसिकली एक जो पार्टी है, कहाँ गया ये वाला, 2004 में CPI माओइस्ट बना लिया था। यहाँ पे एक सवाल छोटा सा उठ जाता है कि नक्सलवाद में एंड माओइज्म में क्या अंतर है, छोटा सा आइडियोलॉजिकली। सी इट इज़ लोकल एंड माओइज्म इज़ नॉट लोकल, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना, माओ से, एंड नक्सलवाद इज़ मोर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम the socialist and communist ideology of Karl Marx, right, and which is more fatal, this is more revolutionary in nature. So ये एक लाइन यदि आपको लिखनी हो आइडियोलॉजिकल बेस पे तो हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा मॉडरेट होते हुए बैंथम और फिर हमें मिल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में यदि हम लोग गांधी का जो पार्ट है पढ़ा पाएँ कि भाई नॉन वायलेंस इज़ द बेस्ट पार्ट
इन दी डेमोक्रेसी, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी के बेस पे जो नैरेटिव्स चलते हैं, आपको एनजीओज भी कनेक्ट करना पड़ सकता है ना। यदि मैं वहाँ के चिल्ड्रन, वोमेन का जो हेल्थ केयर है, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन, वोमेन के लिए हेल्थ केयर की बात करूं, तो आई हैव कम टू नो दैट दी 2 वेरी एक्टिव एनजीओज देयर, वहाँ पे एक सामाजिक एकता मंच है, राइट, एंड जो दूसरा वाला है, दिस इज जन संघर्ष समिति। ये दो बेसिकली नक्सलवाद एंड माओइज़्म के लिए जो लोग अफेक्टेड हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए बेसिकली ये काम करते हैं, राइट। सो एक एनजीओज़ के बेस में आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आप यदि लोगों में अवेयरनेस कैसी है नक्सलवादियों को लेके, तो आप मूवीज़ के नाम भी वहाँ पे बता सकते हो। आप लोगों ने एक न्यूटन मूवी देखी होगी, आई थिंक राजकुमार उसमें था, कैसे उसकी पिटाई हुई थी, जो जवानों ने ही पिटाई कर दी थी, मतलब ये देवर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, बट उसने क्या टेक्निकली इलेक्शन का अरेंजमेंट किया और कराया, बट हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज। देन एक मूवी आई थी बस्तर करके, और उसके अंदर में एकदम लेडी सिंघम की तरह जिसने सब कुछ किया था उसको पोर्ट्रे किया गया है। एक नक्सल मूवी भी अपने आप में है जो साउथ इंडिया की आई थिंक डब्ड मूवी है, वो भी आप हिंदी में देख सकते हो। देन एक मूवी है लाल सलाम, राइट, जहाँ से ये नाम दोबारा से पॉपुलर होने लगा है। कानू सान्याल के साथ में चारू मजूमदार का भी नाम आता है, वो भी आप बिल्कुल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन एक मूवी और है जिसका नाम है रेड अलर्ट। मैंने इसमें से बेसिकली 2 मूवी देखी हुई हैं, बस्तर एंड नक्सल, राइट। ये 2 मूवी का मैंने ट्रेलर थोड़ा सा देखा था, क्योंकि जब भी मैं कोई बात बताता हूँ यहाँ पे तो उसका मेरे को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ऑनेस्टली दीज 2 मूवीज़ जो बस्तर एंड नक्सल हैं, दीज मूवीज़ आर गुड। लेकिन एक आंसर लिखने के लिए आप पूरा का पूरा ना जाओ। आई थिंक मेरे इस लेक्चर से पूरा का पूरा आपको एक्सप्रेशंस जो चाहिए या कंटेंट चाहिए वो मिलता है, राइट। नाउ अभी हम लोग आते हैं इस केस स्टडी के ऊपर कि इसका भी हमें थोड़ा सा आंसर करना पड़ेगा। सी, यदि मैं बात करूं कि हमारे यहाँ पर यदि कोई भी आईपीएस काम करता है, एंड हेयर रोहित इज़ द वन जो कि डिसीजन मेकर है इस सिचुएशन के लिए। नाउ व्हाट इज़ द सिनेरियो हेयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रोहित को अकाउंटेबिलिटी अपने एक्शंस की रखनी पड़ेगी, और रोहित चारों तरफ से उन लेडीज से घिरा हुआ है। यू हैव टू हैव टैक्टिक्स जिसमें कि नुकसान कम हो, फ़ायदा ज़्यादा हो, यानी कि आप यूटिलिटेरियनिज्म की स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर जाएंगे, गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट को यहाँ पे फॉलो आप नहीं करेंगे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ people. Now you have to first speak to whom? The नक्सल्स जो कैप्चर हुए हैं, उसमें से कुछ नक्सलवादी डरे हुए होंगे, और वो नक्सल्स उन लेडीज़ को जोर से लाउड स्पीकर से बोल के ये बताएंगे कि हम ये सुरक्षित हैं, इन्होंने हमें बेसिकली पकड़ा ज़रूर है लेकिन ये हमें मारना नहीं चाहते, हमें समझा रहे हैं, और हमें बेसिकली पूरे हेल्प की जाएगी रिहेबिलिटेट होने के लिए। ये एक फर्स्ट एश्योरेंस होगा कि उन्हें कुछ नहीं होगा। दूसरा, रोहित को जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस कांस्टेबल्स हैं, उनको आगे लाउड स्पीकर से लेडी की आवाज़ में उन लेडीज़ को ये बोलना है कि हम आप लोगों के लिए आए हैं, आपके बच्चों के लिए आए हैं, तो हमें आपका साथ चाहिए, हम यहाँ पर किसी को मारने नहीं आए हैं, हम एक ही देश के लोग हैं। इस तरीके की बात रोहित को अपने लेडीज़ लोग से बुलवानी है, बहुत इमोशनल अपील के साथ में। साथ साथ रोहित को अपने बैक सपोर्ट के लिए
टीम की बेसिकली डिमांड करनी है दैट एज सून एज पॉसिबल दे शुड रीच, राइट। देन इसके कुछ लोगों को पीछे के रास्ते से यदि कोई डिस्कवरी बनती है तो वहाँ से निकलने की कोशिश होनी चाहिए इन 2 मोस्ट वांटेड लोगों के साथ में, जिनकी बात हुई है, जिसके ऊपर 10-10 लाख रुपए के इनाम हैं। और जो नक्सल्स दूसरे हैं जो बिल्कुल ऐसे हैं कि जिनको टीम में शामिल कर लिया गया है और उनको छोड़ने में बहुत ज़्यादा घाटा नहीं है, तो उनको आगे करना चाहिए कि भाई इनको हमने छोड़ दिया है, और या फिर वो लोग ख़त्म हो गए और वटेवर, कैसे भी करके डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन हेयर दैट दे हैव टू फॉलो, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट रोहित मस्ट गो फॉर समाधान strategy that government of India started to control the Naxal people। अब समाधान की जो फुल फॉर्म क्या है बेसिकली यहाँ पे आपको मैं बता दूँ। S स्टैंड फॉर स्मार्टनेस, A स्टैंड फॉर एग्रेसिवनेस, राइट। देन M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, किन लोगों को जो पकड़े गए हैं उन लोगों को कि रिहेबिलिटेट हो पाएँ। देन एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस होना चाहिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस होना चाहिए। देन D स्टैंड फॉर डैशबोर्ड बेस्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, कि कितने अरेस्ट हुए, कितने न्यूट्रलाइज हुए और कितने सरेंडर किए। तो जो मैंने आपको डाटा बताया था वो डैशबोर्ड का ही था, राइट। देन H स्टैंड फॉर हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास हैं, जो उनको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया वॉर हो या फिर वो वेपन के थ्रू वॉर हो, दोनों चीज़ें टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे पास होनी चाहिए। देन A स्टैंड फॉर एक्शन प्लान फॉर थिएटर्स, दी नक्सल थिएटर्स, कि उनके जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके लिए पूरा का पूरा एक्शन प्लान होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये लोग होते हैं, तो ऑल मैप शुड बी वेरी वेरी रेडी। देन N स्टैंड फॉर नो फाइनेंशियल एक्सेस टू दी नक्सल, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यदि उनको वेपन ही नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो हायर कैसे करेंगे। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, कुछ ना कुछ तो उन्हें देना पड़ेगा, रोटी कपड़ा और मकान, मैस्लो की नीड हायरार्की, जो बेसिक नीड है उसको एड्रेस किए बिना नक्सल जो लोग हैं वो ले ही नहीं सकते। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आ रहा है उसके रूट्स काटने पड़ेंगे। ये सारी की सारी बातें बेसिकली यदि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो बेटर होगा। नॉर्मल क्लास में आई विल गिव डिक्टेशन ऑल्सो, एंड डिक्टेशन कीपिंग इन व्यू द 2025 एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो बेसिकली क्या है, दैट एक क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट डू यू mean by left wing extremism, through which ideologies it is supported, right। सो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कार्ल मार्क्स का कोई भी एक कोट, राइट, जो कि LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ कनेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको कौन कौन से यूज़ करने हैं। रेड कॉरिडोर इज़ वेरी पॉपुलर, देन guns and Gulab policy, right, then Dakshin Desh, then People's War Group, Maoist Community Center, then CPIM and CPIM, जो 2004 की है। ये दोनों चीज़ें जो आइडियोलॉजिकली वॉर के रूप में वहाँ पे बेसिकली देखी जाती हैं वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो लाल सलाम,
You can also add two name, कानू सान्याल एंड चारू मजूमदार. ये सारे एक्सप्रेशंस के रूप में मैथमेटिकल डाटा ना हो, बट ये सब नाम हो. गढ़चिरौली, बस्तर, राइट, सुकमा, ये सारे के सारे नाम जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं. स्टेट्स के नाम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, राइट, और आंध्र प्रदेश है. ये सारे के सारे नाम तो पॉपुलर हैं. यू कैन मेंशन दीज नेम टू. यदि नॉर्मल क्वेश्चन आता है केस स्टडी के रूप में शायद नहीं आएगा, लेकिन सिक्योरिटी के रूप में एक केस स्टडी आ जाती है. स्ट्रेटजी कुछ सेम ऐसी हो सकती है जैसा मैंने आपको बताया. HR एंगल रखना है, राइट, सिक्योरिटी एंगल नहीं छोड़ना है. बीच का रास्ता, बुद्धा का मिडिल पाथ अपनाना है, ऐसा कि जैसे आग का दरिया है, डूब के जाना है. ठीक है, तो ये वाली जो केस स्टडी है एक्सक्लूसिवली मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था. अगली कोई केस स्टडी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगी करंट अफेयर्स के रूप में, तो मैं इसे यूट्यूब के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद.